नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हस्बैंड वाइफ डुओ की जिन्होंने पता है क्या किया। 19वीं सदी के भारत में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पर एक पूरी क्रांति की शुरुआत कर दी। ये आवाज थी सावित्रीबाई फूले की और उन्होंने शिक्षा को आजादी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। यही यही उनका मिशन था। यही उनके जीवन का आप कह सकते हैं मकसद था। तो इनकी कहानी की शुरुआत सीधे समाज सुधारकों के तौर पर नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बाल विवाह से। सोचिए, ज्योतिराव फूले तब थे सिर्फ 13 साल के और सावित्रीबाई महज 9 या 10 साल की। अब देखिए, उस जमाने में तो लड़कियों का पढ़ना लिखना पाप माना जाता था, सीधा सीधा पाप। लेकिन ज्योतिराव की सोच बिल्कुल अलग थी, कुछ और ही थी। अच्छा, तो चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। एक पति अपनी पत्नी को घर पर पढ़ा रहा है। ये सुनने में शायद आज बहुत आम लगे, लेकिन उस वक्त ये एक छोटा सा कदम, एक ऐसी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे देश में एक आंदोलन की आग लगा दी। तो माहौल कैसा था उस वक्त? ये वो दमनकारी समाज था जिसमें वो पैदा हुए थे। एक ऐसी दुनिया जो जाति और पितृसत्ता के इतने कठोर और अटूट नियमों में जकड़ी हुई थी कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे शेप लेती है। उनका जो ये पर्सनल एक्ट ऑफ डिफाइंस था ना, मतलब बगावत का ये छोटा सा निजी कदम, वो बहुत जल्द ही एक पब्लिक मिशन बन गया। और देखिए, सावित्रीबाई ने सिर्फ सीखा ही नहीं, उन्होंने एक प्रोफेशनल बनने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी ली। वो सचमुच एक पायोनियर थी, एक ऐसे फील्ड में उतरने वाली पहली भारतीय महिला जिसमें उनसे पहले कोई आया ही नहीं था। और फिर साल 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया। और जानते हैं शुरुआत कितने लोगों से हुई? सिर्फ 9 लड़कियों के साथ। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐसा काम था जिसे उस वक्त का समाज गुनाह मानता था। पर क्या वो रुकी? बिल्कुल नहीं। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, यहाँ तक कि गोबर भी। तो वो क्या करती थी? वो हर रोज अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके चलती थी। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती और फिर पढ़ाती थी। जरा सोचिए, क्या जबरदस्त संकल्प रहा होगा उनका। इतने ज्यादा विरोध के बावजूद उन्होंने लड़कियों और समाज के हाशिए पर खड़े तबकों के लिए पता है कितने? कुल 18 स्कूल खोले। 18! ये कोई छोटी बात नहीं थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 1851 आते आते उनके स्कूलों में लड़कियों की जो संख्या थी वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से ज्यादा हो गई थी। कमाल है ना? लेकिन फूले दंपत्ति के लिए एजुकेशन तो बस एक शुरुआत थी। उनका असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। वो तो पूरे के पूरे दमनकारी सोशल स्ट्रक्चर को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और इसी बड़ी सोच के साथ उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका सिर्फ एक मकसद था, सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक बराबरी हासिल करना। और ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं, एक्शन था। उनका काम सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत के लिए कई रेडिकल और प्रैक्टिकल कदम उठाए, जैसे कि अपने ही घर का कुआं उन लोगों के लिए खोल देना जिन्हें अछूत माना जाता था। तो एक तरफ तो जमीन पर काम चल रहा था और दूसरी तरफ फुल्ले दंपत्ति ने अपने विचारों को फैलाने के लिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपनी कलम की ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल किया। इसे ऐसे समझिए, ज्योतिबा की जो किताब थी गुलामगिरी, उसने जाति व्यवस्था की वैचारिक नींव पर सीधा डायरेक्ट हमला किया। तो वहीं दूसरी तरफ सावित्रीबाई की कविताओं ने दबे कुचले लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को, एक आवाज दी, उन्हें पढ़ने और अपनी बेड़ियां तोड़ने के लिए प्रेरित किया। और जैसा मैंने कहा, ये बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी, ये असल जिंदगी का साहस था। इस खत में देखिए, वो खुद बता रही हैं कि कैसे उन्होंने एक इंटरकास्ट कपल को ऑनर किलिंग से बचाया था। जमीन पर उतरकर काम करना इससे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनकी लेगेसी की। उनकी इस पार्टनरशिप का जो असर है ना, वो आज भी आज के मॉडर्न इंडिया को शेप कर रहा है। जैसे 1897 में जब प्लेग की भयानक महामारी फैली, तो सावित्रीबाई ने क्या किया? उन्होंने मरीजों के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना।
और तो और वो खुद एक बीमार लड़के को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल तक ले गईं। और हुआ वही जिसका डर था। दूसरों की सेवा करते करते वो खुद प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। उनकी मौत भी आप कह सकते हैं उनके जीवन का ही एक प्रमाण थी, अ लाइफ ऑफ अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर अदर्स। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमटकर नहीं रह गई है, नहीं, ये आज भी जिंदा है भारत के सोशल मूवमेंट्स में, हमारी संस्थाओं में और हाँ, स्कूल जाने वाली हर एक लड़की में। सोचिए, उन्होंने एक छोटी सी चिंगारी से क्रांति की आग लगा दी। तो आज का ये पूरा विश्लेषण हमें अपने समय के बारे में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि हमारे दौर में, आज के समय में बदलाव का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है?